Hi everyone. Waiting for one more minute for others to join, okay? Let's wait for one more minute. People are joining abhi. So we were studying contract. हमने लॉ के बारे में पढ़ा था कि लॉ क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी हम पढ़ रहे थे जैसे हमारा फर्स्ट यूनिट में पहला टॉपिक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड essentials क्या हैं so that a contract becomes legal and enforceable by law. हम ये पढ़ रहे थे. किसी को जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था उसमें किसी को कोई इशू है अभी तक? हाँ जी मैम. हाँ जी. 17 के हैं. 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22. नहीं, फोर्थ वालों को नहीं देना है. सिर्फ जो 8th सेमेस्टर में उनको देना है हमें. तो ये 8th सेमेस्टर में है तो ही मिलेगा. हाँ हाँ, उसमें है ना, तो उनको देना पड़ेगा मुझे. तो कोई बात नहीं, आप इनको बोल दीजिए, मैं मेल पर दे दूंगी इन्हें. ईयर 4th है ना मैम. चौथा साल है. साल चौथा है. सेमेस्टर 8th है. ठीक है. अगर हो जाएगा तो आप वो स्लिप लेकर रख लीजिएगा. मैं इसको कल मेल कर दूंगी. वैसे भी हम इसका इंटरव्यू कहीं लाइन करवा रहे हैं अभी शिवानी का. कल में अगर वहीं हो जाता तो फिर वहीं हम इसको लेटर अकॉर्डिंगली दे देंगे. अगर वो कल आती है तो ठीक है. हाँ, अदरवाइज तो फिर आप लेकर रख लीजिएगा और उसको हम मेल पर भेज दूंगी. मैं भेज दूंगी. तो ठीक है मैम. ओके. सो shall we start? I would want your participation, everyone. If you guys are there and you guys are attending the class, you should be saying yes, no. Your participation is mandatory. मुझे आपसे, मैं आप ही से बात कर रही हूँ और आप ही की क्लास ले रही हूँ, तो मुझे आप लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए. आई एम नॉट हियर विद द पीपल हु आर नॉट एबल टू स्पीक. बात नहीं कर पा रहे हो, वो क्यों नहीं कर पा रहे हो? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, मन नहीं कर रहा है जवाब देने का, उसका एक रीज़न हो सकता है. बट यू कांट सिट आइडल एंड यू कांट सिट क्वाइट लाइक दैट इन द क्लास. गुड मैम आफ्टरनून. आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है? यस मैम. और किसी को भी लग रहा है ब्रेक हो रही है आवाज़? नैना, नो मैम, सही आ रही है. Sania, I think there should be some problem with your net, beta. Try reconnecting it again. ठीक है, और try joining again. My network is completely ओके fine. मैम. Yeah, my network is completely fine and it's Wi-Fi and it's running on a very high speed also. So everything is fine from my side, but I would want your participation. You guys have to be responsive. आपको बात करनी ही है, जवाब देना ही है. इफ आई एम आस्किंग यू समथिंग, दैट मीन्स उसका जवाब या तो हाँ होगा या ना होगा. जवाब कुछ ना कुछ तो होगा ही. बट ना जवाब देना कैन नॉट बी एन आंसर फ्रॉम यू गाइज, एंड विच आई वुड नॉट एक्सपेक्ट ऑल्सो.
ठीक है, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, आप लोगों का पार्टिसिपेशन ठीक होगा तो ही मुझे लगेगा आप लोगों को समझ भी आ रहा है। ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बिजनेस लॉ इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। आई नो इट इज मोनोटोनस, आपको थोड़ा सा फील होगा कि अरे क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या कुछ है, बट अगर आप ट्राई करोगे इंटरेस्ट लेने का तो क्योंकि ये कानून से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, कि आपको कोई आप ही का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे फ्यूचर में, आपका एम्प्लॉयर या आपका एक्सप्लॉयटेशन ना करे, वो चीज़ जानने के लिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। समझ लोगे, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, पास तो सब्जेक्ट में आप हो जाओगे क्योंकि थ्योरी का है, कुछ भी आप करके कर लोगे इसको क्लियर, बट थोड़ा सा नॉलेज अगर ले लोगे क्लास में, दिमाग खोल के कान खोल के सुन लोगे तो थोड़ा सा आपके लिए फायदा होगा आगे। इट इज नो हार्म इफ यू गाइज वुड बी लिसनिंग टू मी। क्लियर है? और किसी को इंटरेस्ट अगर नहीं है ना क्लास में, तो द पर्सन कैन टेल मी दैट ही डजंट हैव द इंटरेस्ट एंड ही कैन गो आउट, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, but if you guys are here, please be mentally prepared and present. So now we will be discussing elements. सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है कि कंसिडरेशन एंड म्यूचुअल एसेंट होना चाहिए। जब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, एनीथिंग विच इज़ रिटन, एंड उस रिटन चीज़ में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस किन्हीं दो पार्टीज़ के लिए हैं, और वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उन दो पार्टीज़ के लिए इक्वली बेनिफिशियल या इक्वली एट लॉस हों। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी बोल रही है कि मैं प्रॉफिट सारा 100% प्रॉफिट मेरा होगा, लॉस होगा तो सपोज दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ऑल द प्रॉफिट विल बी ऑफ ए, ऑल द लॉसेस विल बी ऑफ बी, और वो दोनों पार्टी साइन भी कर रही हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। कोई भी जाके उसके अगेंस्ट, या ए सपोज कल को बी उसको सारा प्रॉफिट नहीं देता, तो चाहे बी ने साइन करके ही दिया हो, तो भी लॉ उसको, कोर्ट उसको हेल्प नहीं करेगा उस चीज़ में। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज इक्वली बेनिफिटेड या इक्वली एट लॉस उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं थी। तो म्यूचुअल एक्सेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। These two are the most important thing. बहुत सारे और भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स हैं जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्टली आई जस्ट यूज दीज टू थिंग्स, जो कि कंसिडरेशन एंड म्यूचुअल एसेंट है। Contract size when a duty comes into existence because of the promise made by one of the parties. Contract जो है वो कब आता है एग्जिस्टेंस में? कब आता है कि हमने 10 सपोज टर्म्स एंड कंडीशन साइन करी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा कि हम इस डेट से साइन कर रहे हैं कि हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, या कुछ भी हमने जो भी म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं कि हमें काम स्टार्ट होगा। जैसे कि ऑफर लेटर भी होता है, अपॉइंटमेंट लेटर भी होता है, वो भी एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही है जो हमने आज साइन किया है, लेकिन वो डेफर्ड, किसी एक डेफर्ड डेट से स्टार्ट हो रहा होगा, या तो आज शाम से शुरू हो रहा होगा, साइन करने के बाद से वो शुरू होगा, एप्लीकेबल होना शुरू बाद में होगा। तो एप्लीकेबल जब से हो रहा है तब से, यानी कि वो अपने एग्जिस्टेंस में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट। और उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज के बीच में है या तीन पार्टीज के बीच में है, वो तीनों पार्टीज या जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो सब साइन कर रही हैं, का मतलब वो पार्ट बन गई है उस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस का। जब वो एग्जिस्टेंस में आएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो एवरीबडी हैज टू मेक दैट प्रॉमिस विच इज बीइंग मेड व्हाइल साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर रहे हैं तो उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो दो पार्टीज तीन पार्टीज को अग्री कर रही हैं। तो वो प्रॉमिस जो हमने एग्री करा है कि हाँ हम साथ काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, हम लॉस शेयर करेंगे, नहीं करेंगे, जो भी कुछ है उसके अंदर, वो सब कुछ हम जब प्रॉमिस को फुलफिल करने का टाइम आता है, देन दैट मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट has come into its existence and it has started being implemented or applicable. ठीक है, so there are two different theories or definitions of consideration: bargain theory of consideration and benefit detriment theory of consideration। कि consideration की ये दो theories हैं जो दी हुई हैं experts ने, कि हम consideration का क्या मतलब समझते हैं। when we say that a contract is to be considered, या consideration का मतलब contract में in the language of business law क्या है, वो इन दो थ्योरीज से है। An adequate consideration exists only when a promise made to the benefit of the promiser or the detriment of the promisee which reasonably and fairly induces the promiser to make the promise for something else for the promisee. For example, जैसे कि promises that are purely gifts and are not considered enforceable because the person's satisfaction of the grantor of the promise may be received. ये है कि benefit detriment theory। benefit detriment theory क्या कहता है? consideration का मतलब कि अगर खुद ही एक आदमी ने suppose बोलेगा कि मैं इसको एक gift कर रहा हूँ,
जैसे गिफ्ट होता है, गिफ्ट इज समथिंग जिसमें कि जो पार्टी दे रही है उसका कोई बेनिफिट नहीं है और जो पार्टी ले रही है सिर्फ उसी का बेनिफिट है। इनफैक्ट जो दे रही है उसका लॉस ही एक तरह से, उसने गिफ्ट खरीदा है, कुछ वैल्यू का खरीदा होगा, वो वैल्यू उसने खुद अपने पॉकेट से पे किया है एंड देन द पर्सन इज गिफ्टिंग। तो वो बेनिफिट डेट्रीमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वी कैन गिव द गिफ्ट बट इट शुड बी इट शुड कम आउट विद द पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अगर मैं किसी को कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ और ये मेरी खुद की डिजायर है और मैं उस गिफ्ट का जो पर्टिकुलर कॉस्ट है, प्राइस है, वो लॉस बेयर करने के लिए तैयार हूँ और दूसरे पर्सन को गिफ्ट देने के लिए तैयार हूँ, then of course that as per the benefit detriment theory it is okay to give it, that there is some kind of contract between these two parties कि एक गिफ्ट करेगा दूसरा गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा, दोनों का बेनिफिट नहीं हो रहा, दोनों का इक्वल लॉस भी नहीं हो रहा, बट इट इज समहाउ कंसिडरेशन, वी कंसिडर। सो बेनिफिट डेट्रीमेंट थ्योरी कहता है कि एक आदमी अगर गिफ्ट कर रहा है, दूसरा आदमी अगर लेने के लिए एग्री कर रहा है, दोनों की सेटिस्फैक्शन इस तरह से है कि देने वाले को देने में सेटिस्फैक्शन है, लेने वाले को लेने में सेटिस्फैक्शन है। सो देन दैट इज काइंड ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज बार्गेन फॉर एक्सचेंज थ्योरी ऑफ कंसिडरेशन। इसमें क्या है, एडुकेट कंसिडरेशन एग्जिस्ट व्हेन अ प्रॉमिसर मेक्स अ प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर समथिंग। यानी कि अगर कोई आदमी किसी को कोई चीज दे रहा है, इसमें एक पार्टी कोई चीज दे रही है तो उसके रिटर्न में दूसरे से वो कोई चीज ले रही है। गिफ्ट के केस में ऐसा नहीं था, गिफ्ट के केस में अगर उसको कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं भी मिल रहा तो भी ठीक है, लेकिन बार्गेन फॉर एक्सचेंज थ्योरी में अगर एक पार्टी कुछ किसी को प्रॉमिस कर रही है देने के लिए तो उसके एक्सचेंज में दूसरी पार्टी से कुछ लेने के लिए भी एग्री कर रही है। एसेंशियल कंडीशन इज दैट द प्रॉमिसर वाज गिवन समथिंग स्पेशली टू इंड्यूस द प्रॉमिस बीइंग मेड। यानी कि दूसरी पार्टी ने कुछ तो एग्री किया होगा, ठीक है आप हमें इतना दे दो, ये दे दो, या ऐसा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। मतलब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बार्गेन, बार्गेन, ठीक है, बार्गेन फॉर एक्सचेंज, बार्गेन फॉर एक्सचेंज, एक्सचेंज हो रहा है कुछ, एक पार्टी कुछ दे रही, दूसरी पार्टी कुछ दे रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी बाय समथिंग, इफ यू गो आउट इन द मार्केट, यू बाय सम ग्रोसरी, आपने कुछ, या सपोज यू बाय सम चॉकलेट, सो आपने चॉकलेट लिया, द अदर पर्सन, द शॉपकीपर विल टेक मनी फ्रॉम यू, तो बार्गेन एक्सचेंज हुआ ना। देयर आर टू थिंग्स, वन इज मनी, अनदर थिंग इज, एंड इट कैन बी एनीथिंग। सो इन प्लेस ऑफ मनी या इन एक्सचेंज ऑफ मनी वी कैन गेट एनीथिंग आउट ऑफ आवर डिजायर, वट एवर वी वॉन्ट। तो वो बार्गेन फॉर एक्सचेंज थ्योरी होगा कि यहाँ पर कंसिडरेशन ये है कि दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक पार्टी कुछ दे रही है दूसरी पार्टी से को, और दूसरी पार्टी से कुछ और ले रही है, सेम चीज नहीं ले रही है, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। द मेन थिंग वाज दिस ओनली। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हिच यू कैन सी इन योर सिलेबस इन द फर्स्ट यूनिट, मैंने सिलेबस ग्रुप में सबको भेज दिया है आज, आई होप यू गाइज हैव सीन इट कि बिजनेस लॉ का सिलेबस क्या है। वी विल नाउ मूव लिटिल फास्ट बिकॉज सिलेबस बहुत लेंदी है हमारे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दिस, पहला है, सेकंड है, पॉइंट वाइज इसमें एलिमेंट्स हैं, इन सब एसेंशियल एलिमेंट्स ये सब होने चाहिए तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, बिजनेस लॉ में हम वैलिड किसी चीज को तभी बोलेंगे जब उस चीज को हम ले जा सकें कोर्ट में, उसके अगेंस्ट हम लड़ सकें। कोई चीज वैलिड ही नहीं है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, चाहे वो दो पार्टीज ने कितना ही म्यूचुअली एग्री करके कंसेंट करके वो चीज साइन किया हो, कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। So in the language of the court or law, I would say law की language में अगर कोई contract valid है, लीगल है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी लॉयर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही नहीं जाएगा कोर्ट में, because that will not be entertained by the lawyers also, the advocates also, and so by the judges also. So most of the people assume that once one party has made an offer and the party has accepted, a contract has been formed. However, there is more, मतलब सिर्फ ये चीज नहीं है, दिस इज द बेसिक चीज कि एक पार्टी ने ऑफर किया, दूसरी पार्टी ने उस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया, ये तो बेसिक चीज है जो होना ही है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन सिर्फ यही होगा और ये दो चीजें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना देगी कॉन्ट्रैक्ट को, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ यही होता है, दो पार्टी के बीच में होता है, एक ने कुछ बोला, दूसरे ने उसको प्रॉपरली एग्री कर लिया, साइन कर लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन गया। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, रिटन में है, ओरल हो रहा है, इनफॉर्मल वे में है, फॉर्मल मैनर में, किस में है, कैसे है, ठीक है। सो वी विल स्टडी दीज 6 एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड लीगली बाइंडिंग सो लॉन्ग एज द फॉलोइंग 6 एसेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। पहला है ऑफर,
किसी एक पर्सन ने ऑफर किया। सेकंड है कि दूसरी पार्टी जिसको ऑफर किया उसने, सेकंड पार्टी ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे, एक पार्टी ने बोला दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन होना चाहिए दोनों पार्टीज में। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, लीगल रिलेशंस, एक इस रिलेशन से भी, एक इस इंटेंशन से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है कि अगर इन एनी केस उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फेल्योर करता है, कोई एक पर्सन फेल टू फुलफिल होता है फ्यूचर में, तो लीगल रिलेशंस हैं भाई, हम जा सकेंगे, ठीक है। लीगैलिटी एंड कैपेसिटी, और सिक्स्थ है सर्टेनिटी। अभी चीज़ें क्या क्या हैं डिटेल में हम लोग वो पढ़ेंगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एनालिसिस द ट्रेडिशनल अप्रोच इन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो सिर्फ पहले यही माना जाता था कि कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बना दिया जाता था अगर एक पार्टी ने ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, कि एक पार्टी ने ऑफर कर दिया दूसरे ने एक्सेप्ट कर दिया तो भाई ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। तुमने एक्सेप्ट ही क्यों किया, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट ही क्यों किया, अगर अगर उसको लगता था कि वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है या साइन कर दिया तो फिर फ्यूचर में वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ऑटोमेटिकली हो जाया करता था। बट एज फार एज द मॉडर्न अप्रोच इज कंसर्न नाउ दीज डेज in the 19th century, after the 19th century, which we will say, offer and acceptance formula identifies a moment of the formation, सिर्फ फॉर्मेशन हो रहा है वो मोमेंट है जिसमें कि ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी इसके बाद आएंगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। एन ऑफर इज अ स्पेसिफिक प्रपोजल बाय वन पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अनदर पार्टी। कोई भी एक पर्सन कोई भी एक ऐसा प्रपोजल बना रहा है, प्रपोज कर रहा है सेकेंड पार्टी को, दिस इज व्हाट इट इज। जैसे कि ऑफर लेटर अगर किसी पर्सन को मिलता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर किसी पर्सन को मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है, कुछ भी ऐसा है which is like initiated by one party which is employer, एम्प्लॉयर एक इनिशिएट करता है, टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखता है, ठीक है ये तुम्हारी सैलरी रहेगी, इस दिन से तुम काम करोगे, इतने घंटे काम करोगे, वीक में इतने दिन काम करोगे, मंडे टू सैटरडे करोगे, मंडे टू फ्राइडे करोगे, वट एवर एक्स वाई जी, ये तुम्हारा डेजिग्नेशन होगा, इस कैपेसिटी में काम करोगे, ये जॉब रोल रहेगा, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेकेंड पार्टी को उसने दिया, किसको, जिसको वो हायर करना चाहता है, हु वुड बी द एम्प्लॉई। तो वो एम्प्लॉय को ऑफर कर रहा है, बेसिकली प्रपोजल दे रहा है, so that they both can enter into some kind of अग्रीमेंट में, और वो दोनों पार्टीज का अग्रीमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। फोर्सफुल्ली साइन अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कराया है और बेसिकली उस पार्टी के लिए वो पार्टी जो फोर्सफुल्ली का मतलब क्या हुआ, सपोज आपके सर पे गन रख के किसी ने बोल दिया ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, ये पेपर साइन कर, ऐसा कर ऐसा कर, ये ऐसा होता है, तो उस टाइम पे आप अपनी जान बचाने के लिए तो शायद कर दोगे, बट देन इफ यू गो टू दी कोर्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऐसे मुझसे किसी ने साइन कराया, फोर्सफुली साइन करवाया, विच वाज कि मेरा उसमें कंसेंट या अग्रीमेंट नहीं था, तो उसके ऊपर शायद कुछ ना कुछ एक्शन फर्स्ट पार्टी के ऊपर तब लिया जा सकता है। बट इफ यू डू नॉट गो टू द कोर्ट और उस पर आपके साइन भी हो चुके हैं और फर्स्ट पार्टी ने आपके चाहे फोर्सफुल्ली ही साइन लिए हैं और फिर आप अबाइड नहीं करते, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, तो फिर आप कोर्ट को अपना जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट पर्सन होने चाहिए थे जो कोर्ट में जाओगे बताने के लिए कि भाई मेरे को एक्सप्लॉइट किया गया, ना कि दूसरा पर्सन जब आपको एक्सप्लॉइट कर रहा होगा फिर वो जाएगा कि देखो इसने साइन किया था और कुछ नहीं कर रहा अभी ये मेरे लिए, ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं कर रहा है। क्लियरली समझ आ रही है चीजें? सो ऑफर इज समथिंग व्हिच इज बीइंग इनिशिएटेड बाय वन पार्टी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज एन एग्रीमेंट टू द टर्म्स ऑफ एन ऑफर। जो ऑफर फर्स्ट पार्टी ने किया, इनिशिएट किया, स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हुई थी इन जनरल या वट एवर वे में, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि उसका भी अग्रीमेंट है। जो पहली पार्टी ऑफर कर रही है उसका तो ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट हो ही गया ना, क्योंकि मैं किसी को अगर कोई चीज़ सपोज ऑफर कर रही हूँ कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कि ये लो मेरे साइन इसमें मैंने कर दिए हैं अब तुम भी करो, मैंने ऑफर सेकंड पार्टी को अगर करा तो फर्स्ट पार्टी तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सेप्टेंस तो था ही, उसका अग्रीमेंट तो था ही। अब जो सेकंड पॉइंट एक्सेप्टेंस का है वो एक्सेप्टेंस है सेकंड पार्टी का। तो when both the parties are in agreement to the same contracts term और ये जो भी टर्म्स हैं उसकी, तो then it becomes acceptance from both the parties। ठीक है। Offers can be accepted by conduct if someone purports to accept an offer but does not go on
but does so on different terms, this will be a counter offer rather than acceptance. The acceptance must normally be communicated to the offerer. यानी कि क्या होता है कि एक तो एक्सेप्टेंस है कि सपोज आपको किसी ने रिटन में हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, प्रपोजल दिया फर्स्ट पार्टी ने, सेकंड पार्टी ने क्या किया, यू एज द सेकंड पार्टी हैव रेड ऑल द कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, और आपने उसको अग्री कर लिया कि हाँ ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है ऑफर एंड आई एम ओके विद इट, वी विल स्टार्ट, वी विल लाइक वर्किंग एज पर द टर्म्स ऑफ दिस ऑफर। सिर्फ वर्बली अग्री किया है और आप काम करना शुरू कर दिया, सेकंड पार्टी ने अपना एक्सेप्टेंस रिटर्न में नहीं दिया, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ठीक है। या सेकंड पार्टी उसमें कुछ चेंजेस करके कहती है कि मैं इस पॉइंट को ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, या ये पॉइंट ऐसे नहीं ऐसे मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो इसका मतलब आपने एक्सेप्टेंस उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दिया, एंड यू बेसिकली काउंटर ऑफर दैट एक्सेप्टेंस, और आपने अपनी ही कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें ऐड कर दी। ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दिस कैन नॉट बी डन, दिस कैन बी डन, बट द सेकंड पार्टी हैज टू इन्फॉर्म द फर्स्ट पार्टी कि ये ऐसे ऐसे आपने मुझे भेजा है या आपने मुझे दिया है या आप रिटर्न में मेरे से साइन करवा रहे हो, मेरा एक्सेप्टेंस तो है इसमें लेकिन कुछ चीज़ों में मैं चेंजेस चाहता हूँ। सो देन अगेन फर्स्ट पार्टी विल मेक दैट चेंजेस एज पर योर डिजायर, योर मतलब सेकंड पार्टीज डिजायर। अगर वो भी एग्री करता है तो हो सकता है वो शायद आपकी टर्म से एग्री ना करे, आप अगर उसकी टर्म से एग्री नहीं कर रहे तो हो सकता है वो भी ना चेंज करने के लिए एग्री करे, तो इसका मतलब फिर एक्सेप्टेंस दोनों पार्टी का नहीं हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं होगा, साइन ही नहीं हुआ, सो वी आर नॉट मूविंग इनटू एनी काइंड ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, ठीक है। सो ऑफर एक्सेप्टेंस तो पहली एक चीज थी जो कि होनी चाहिए, जो कि अगर नहीं हुई, वो ही नहीं हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, आगे वैलिड तो बाद में ही होगा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। नाउ इंटेंशन का क्या मतलब है, एन एग्रीमेंट डज नॉट नीड टू बी वर्कड आउट इन दी meticulous detail to become a contract. However, an agreement may be incomplete where the parties have agreed on essential matters of detail but have not agreed on the other important points. यानी कि क्या है कि अगर कोई भी एक अग्रीमेंट, हमने दो पार्टीज ने अग्रीमेंट दे दिया कि हाँ ठीक है हम काम करेंगे साथ, सपोज इस पर अग्रीमेंट दिया कि यस वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, या वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट या मूव इनटू अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, जो जनरली लोग करते हैं, नौकरी करते हैं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एक बनता है उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, लेकिन उसमें जो सारी कंडीशंस हैं अगर हम उसको फुलफिल नहीं करते या अग्री नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो है अग्रीमेंट वो पार्शियल अग्रीमेंट हुआ, वो कंप्लीट अग्रीमेंट नहीं हुआ। कंप्लीट अग्रीमेंट करने के लिए हमको, या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए हमें कंप्लीट अग्रीमेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी आधी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें एग्री कर रही हैं, आधी पर हमें नहीं लग रहा ठीक तो हम नहीं एग्री कर रहे हैं। एंड इवन इफ पर्सन अगर उसमें ये बोलता है, सपोज ऐसा साइन करके बोल देता है कि ठीक है थर्ड एंड पॉइंट आई एम नॉट अग्रीइंग, रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर ओके बाय मी एंड आई एम साइनिंग इट, so that is also an incomplete agreement or acceptance, वो भी नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड नहीं रहा। क्वेश्चन ऑफ वेदर द पार्टीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट इज नॉर्मली टेस्टेड बाय आस्किंग वेदर अ पार्टी हैज मेड एन ऑफर विद द अदर हैज एक्सेप्टेड, मतलब दोनों ये चीज़ें तो हैं ही हैं, और वो कंप्लीटली होनी चाहिए, फुल्ली 100% की ऑफर भी बना है, एक्सेप्टेंस भी हुआ है, दोनों पार्टीज का हुआ है, और 100% टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ है, ठीक है। Agreements may not give rise to the binding contract if they are incomplete or not sufficiently certain. There will usually be no contract. Parties agree subject to contract, but never quite agree on the terms of the contract. यानी कि suppose subject of the contract है, सब्जेक्ट का, हम किसी भी चीज का कोई सब्जेक्ट लिखते हैं, आप लेटर लिख रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो उसका सब्जेक्ट लिखते हैं ना, हम कोई एक एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि मेन कोई जिसके बारे में वो पर्टिकुलर लेटर एप्लीकेशन या वो पर्टिकुलर रिटन डॉक्यूमेंट लिखा गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट का भी एक ऐसा एक सब्जेक्ट तो होता है कि एम्प्लॉयमेंट है, सपोज एम्प्लॉयमेंट लेटर है, ऑफर लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, वो सब्जेक्ट हो गया। तो सिर्फ सब्जेक्ट पे अगर अग्री कर रही हैं दो पार्टीज और बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री नहीं कर रही हैं, तो भी इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो रहा है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं है, ठीक है। नाउ कंसिडरेशन, जैसे हमने कंसिडरेशन वर्ड को दो थ्योरी से भी ऊपर पढ़ा है, consideration can be something of benefit to the person who has the obligation or who makes a promise to do something। मतलब कंसिडरेशन का मतलब होता है कि किस चीज
तुम्हारा क्या बेनिफिट है, तुम्हें क्या मिल रहा है, उस चीज को साइन करके, जिसकी वजह से वो अग्रीमेंट ऑफर तुम्हें फर्स्ट पार्टी ने कराया। यानी कि अगर फर्स्ट पार्टी आपको कहती है कि हम दोनों बिजनेस साथ करेंगे, हम दोनों एक काम साथ करेंगे, या मैं तुमको एक जॉब ऑफर कर रहा हूँ, तुम एक मेरे लिए काम करो, तो आपने बोल दिया ठीक है मैं काम करूंगा, लेकिन उसके अगेंस्ट हम कुछ वैल्यू, कुछ बेनिफिट सेकंड पार्टी का होगा, तभी वो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट में मूव इन करने के लिए एग्री होगी, राइट, सेकंड पार्टी। सो दैट वैल्यू क्या है वो, दैट इज व्हाट इज कंसिडरेशन इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कंसिडरेशन जरूर कुछ ना कुछ होगा, एक अमाउंट होगा। जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट एन अपॉइंटमेंट लेटर और इफ यू टॉक अबाउट एन ऑफर लेटर, तो ऑफर लेटर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ठीक है, योर सो एंड सो एम्प्लॉयमेंट विल स्टार्ट ऑन सो एंड सो डेट विद दिस टाइम, 6 दिन काम करना है, 5 दिन काम करना है, 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, वट एवर। बट किसके अगेंस्ट, आपका उससे क्या बेनिफिट है, कितना पैसा आपको मंथली मिलेगा, दैट इज कंसिडरेशन। फर्स्ट पार्टी इज अग्रीइंग टू गिव यू some value which can be say 20,000 a month, which can be a sum of 2 lakh rupees per month, 1 lakh rupees per month, 50,000 per month, whatever। एक एनुअल आपको वो बना कर देगा पैकेज, मंथली आपको बना कर देगा, व्हाट एग्जैक्टली विल बी दैट, वो होता है उस पर्टिकुलर एक वैल्यू को जो कि बेनिफिट है एक्सेप्टर का, जो एक्सेप्टेंस कर रहा है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की, वो कंसिडरेशन होगा। अगर वो कंसिडरेशन मिसिंग है उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो वैल्यू डाली ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक पर्सन आपसे आपकी सर्विसेज लेना चाहता है, या आपसे कुछ ना कुछ उसने अग्री करा है कॉन्ट्रैक्ट में कि ही वुड वांट फ्रॉम यू दिस, कि आप आपसे बता तो रहा है कि ठीक है आप 8 घंटे मेरे लिए काम करोगे, आप 10 घंटे मेरे लिए काम करोगे, 6 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, बट आपको क्या वो देगा इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग योर सर्विस और फॉर कंडक्टिंग योर सर्विस फ्रॉम यू, टेकिंग योर सर्विसेज फ्रॉम यू, वो उसमें नहीं लिख रहा, कंसिडरेशन नहीं डाल रहा है, तो then that contract is not valid and it is not enforceable by law also। कल को अगर आप वो काम नहीं करते हो उसके लिए उतना, सपोज 8 आवर्स का उसमें लिखा हुआ है, आपने 8 आवर्स के लिए काम नहीं करा, ही कैन नॉट गो टू कोर्ट एंड टेल द कोर्ट कि इस पर्सन ने मेरे से साइन कराया था कि 8 घंटे मेरे लिए काम करेगा, बट अब ये नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कंसिडरेशन मिसिंग है। Court will obviously tell, या advocate will at the first place tell him that this contract is not valid, क्योंकि तुमने इसमें consideration value तो लिखा ही नहीं, he is not your slave and you can't use somebody's time like that without putting any consideration amount for his time or for his service, for his expertise। जो जिस भी चीज़ के लिए हमें ऑफर मिल रहा है, हमारा कोई एक्सपर्टीज होगा, शायद उस एक्सपर्टीज को यूज़ करने के लिए ही हमें ऑफर दिया गया, या कुछ भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फर्स्ट पार्टी हमें इंटरेस्टेड हुई, ठीक है। कंसिडरेशन पॉइंट समझ आ गया। कंसिडरेशन इज, ये जो उसमें 6th-7th लाइन देखो, फॉर गुड एंड वैल्यूएबल कंसिडरेशन, सो दैट वैल्यू हैज टू बी देयर, that in return what benefit the second party will receive from the person who is making the offer or who has made the offer, that has to be there in the contract, well in written, and both the parties will be signing the contract, only then that contract will be a valid contract। consideration point अगर missing है तो भी नहीं होगा वो। next is legality and capacity। What would you render a contract illegal? A contract will be illegal if the agreement relates to an illegal purpose। जैसे मैंने फर्स्ट डे भी एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल 2 पार्टीज में अग्रीमेंट होता है, चाहे वो रिटर्न में एग्रीमेंट हो, कि हम कोई वो उस अग्रीमेंट का कॉज ऐसा होता है जो कि लीगल ही नहीं है, जो काम करना ही लीगल नहीं है। जैसे कि बहुत बहुत इसका एक अच्छा एग्जांपल यही है, सपोज आई वांट टू किल समबडी, ठीक है, विच इज नॉट लीगल। ठीक है, सो व्हेन आई से दिस एग्जांपल कि इफ समबडी वांट्स टू किल समबडी, और एक दूसरा पर्सन है, मुझे पता है एक पार्टी है जिसका काम ही यही है, जो लोगों को मारता है या लोगों के लिए चोरियां करता है या डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट लीगल एज पर आवर लॉ, और हम उसको
कुछ कंसिडरेशन भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है तू इस पर्सन के यहाँ पर जाना, इतने हजार की इतने लाख की तुझे चोरी करनी है, इतना पैसा होगा, हम अग्री कर रहे हैं 50-50 कर लेंगे, मैं तुझे पूरा प्रोसेस बताता हूँ या बताती हूँ, वट एवर काइंड ऑफ, उनके बीच में एक अग्रीमेंट हो गया, टर्म्स कंडीशंस अग्री हो गई, कंसिडरेशन जो पॉइंट 4 हमने अभी पढ़ा वो भी हो गया, 50-50 वैल्यू करेंगे, लाइक बेनिफिट दोनों पार्टीज का, वो भी अग्री हो गया, सब कुछ हो गया, और दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी कल को वो काम नहीं करती, तो फर्स्ट पार्टी जिसने वो चीज ऑफर की थी या इन एनी केस काम हो भी गया, फॉर एग्जांपल एक कोई पर्टिकुलर प्लान करा हमने विच वाज से थेफ्ट था, कोई एक थेफ्ट का प्लान करा और सेकंड पार्टी ने वो काम कर भी लिया सक्सेसफुली और फर्स्ट पार्टी को उसका बेनिफिट दिया ही नहीं, फॉर एग्जांपल 50-50 की बात हुई और वो किया ही नहीं, सो कैन फर्स्ट पार्टी गो टू द कोर्ट एंड टेल के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मैंने इससे भैया कि हम साथ चोरी करेंगे, इसने मेरे को पैसा नहीं दिया, कैन दैट सेकंड पार्टी गो टू द फर्स्ट पार्टी कैन गो टू द कोर्ट? No, we cannot. Why? Because legality तो वहां थी नहीं. So whatever we are agreeing on terms and conditions या किसी काम को करने के लिए वो काम लीगल भी होना चाहिए. इलीगल काम पर कॉन्ट्रैक्ट करके कल को हम कोर्ट जाकर ये नहीं बता सकते कि फर्स्ट पार्टी हैज फेल्ड not to abide with the terms and conditions we signed which were not legal also. So fifth point जो legality का है वो समझ आ गया. legality and capacity, किसी भी पर्सन की कैपेसिटी में ये चीज नहीं है कि वो दूसरे पर्सन को मार सके, किल कर सके. किलिंग इज nobody's capacity, although I can kill somebody, but as far as the law is concerned I am not capable of, nobody, it is not in anybody's capacity to kill the other person or to kill anybody like that. और हम अगर उस चीज के लिए जो हमारी कैपेसिटी में नहीं है या जो लीगल नहीं है उसके लिए अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Clear है? Legality has to be there. There are so many things. There are so many things we go for this law. We're knowing the law. There are so many things which are illegal, which we cannot do. So we cannot enter into any contract also through which those situations are not like we are like there are certain there are many things for which we guys are not capable to do or move into any contract kind of a thing. ठीक है. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स पे अगर कॉन्ट्रैक्ट बन भी रहे हैं, हो भी रहे हैं, साइन भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, काम हो भी रहा है, ऐसा नहीं है ये जो इलीगल थिंग्स हैं ये हो भी रही हैं, तभी तो इतना ज्यादा हर जगह पे या मार्केट में या हमारी कंट्री में इतना ज्यादा करप्शन है. ये सब चीजें हो रही हैं, इलीगल चीजें हो रही हैं, पीपल नो इट, बट थिंग्स आर, जो चीजें पकड़ में आ जाती हैं उसके अगेंस्ट पनिशमेंट भी होता है, सब कुछ होता है, बट जो चीजें नहीं आती वो चीजें हो भी रही हैं, बट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा वो. Anything which is illegal is not enforceable by law, no matter how good the contract we sign and how like we can say that how eager we are to be into that contract, या वो काम करने के लिए हम चाहे कितना ही eager हो, चाहे कितना ही बेनिफिट भी हो रहा हो, या कल को लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, तो भी we cannot go to the court for that. And the last point for the valid contract is certainty. A valid contract requires reasonable certainty for the essential terms. Certainty का मतलब होता है कोई चीज पॉसिबल भी हो, पॉसिबल चीजों के बारे में ही हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे. अब कल को कोई बोल दे कि ठीक है तुम मेरे लिए चांद तारे लेकर आ जाओ वाला सिचुएशन और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया दोनों पार्टीज में, सो इज दैट लीगली सर्टेन या is that possible practically? So whatever things we are agreeing on has to have some certainty also. Those thing that thing basically has to have some certainty, means कि practicality होनी जरूरी है उस चीज की. ऐसा नहीं है कि कुछ भी impossible चीज के बारे में हमने लेकर उसको बेस मान के उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेके हम ये करेंगे और फ्यूचर में जब वो चीज नहीं हो रही है तो वो फिर कोर्ट हमारी बात सुनने के लिए बैठा होगा. Right? If we have 24 hours a day, for example, we cannot sign a contract between the two parties agreeing that we will work 5 hours in one day. Can that be possible? It cannot be. So certain ही नहीं है. Certainty का मतलब समझ आया आप लोगों को? बेसिक क्या हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल भी होना चाहिए, कैपेसिटी में भी होना चाहिए, दोनों पार्टीज का अग्रीमेंट होगा, एक्सेप्टेंस होगा, ऑफर होगा, सब कुछ होगा, और सर्टेनिटी भी होगी. ऐसा नहीं है कि सर्टेन है ही नहीं कोई चीज, इम्पॉसिबल चीज के
के लिए साइन हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट, और जब वो चीज नहीं हुई तो हम उसको कोर्ट ले जा रहे हैं। क्लियर है? Valid contract requires reasonably certainty for essential terms. If the parties fail to reach an agreement on the essential terms with reasonable certainty, मतलब कि वो काम हो सकता था और फिर फेल्योर हुआ और वो किसी भी ईदर ऑफ द पार्टी ने नहीं करा, तब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ बनेगा। बट देन अगर वो काम हो ही नहीं सकता था, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था, तो फिर दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. So that means that that is not, and when it is not enforceable by law, that means that it was not a valid contract, and because of that, henceforth it was not enforceable by law. So what's an essential term? Basically the definition of essential term यहाँ पर जो है, it depends on what the parties have set out to achieve. मतलब हम ऐसा कोई गोल नहीं सेट कर रहे हैं कि हम एक साल में ये अचीव कर लेंगे, which was not possible at the time of signing the contract. If we are suppose signing something to achieve in a specific period of time, mentioning कि एक साल में हम यहाँ अचीव करेंगे, ये चीज करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो वो रियलिस्टिक, मतलब मैं जो सर्टेनिटी से मेरा मतलब है कि रियलिस्टिक भी, वो प्रैक्टिकलिटी से मतलब है मेरा रियलिस्टिक होना चाहिए, वो चीज पॉसिबल होना चाहिए वो चीज. इफ यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंड मेकिंग सम प्लान, बिजनेस प्लान, बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान है कि हम एक साल के अंदर अंदर नेक्स्ट मार्च में लॉन्च कर देंगे अपना कुछ एयरक्राफ्ट या समथिंग, एंड वी विल बी देयर, विल बी रीचिंग टू सम अदर प्लैनेट इन जस्ट 1 year, एंड टुडे वी आर एट 0, वी हैव नो नॉलेज अबाउट दैट, तो वो बेसिकली रियलिस्टिक ही नहीं है प्लान. सो आवर प्लान ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी रियलिस्टिक आल्सो, व्हिच मींस इट शुड बी सर्टेन. ठीक है? कंसिडरेशन और प्राइस ऑफ बार्गेन, प्राइस टू बी पेड फॉर द प्रॉमिस्ड ऑब्लिगेशन, ये दो चीजें होनी चाहिए. कंसिडरेशन, प्राइस ऑफ बार्गेन, एंड प्राइस टू बी पेड फॉर द प्रॉमिस्ड ऑब्लिगेशन. ये 6 पॉइंट्स किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बताइए, समझ आ गया? These were basically the, you can say, elements of a valid contract. So in the first point, just hold on, I'm getting a call. Hi ma'am, good afternoon. भेज देती हूँ मैंने कैंपस ड्राइव. ठीक है. सो आई थिंक देयर इज जस्ट 1 minute लेफ्ट फॉर दिस मीटिंग टू गेट ओवर. मुझे बताइए अगर किसी को कुछ इसमें इशू है, कुछ समझ नहीं आया, या कुछ ऐसा पॉइंट है जो यू थिंक दैट आई शुड एलैबोरेट मोर, या आई शुड गिव यू मोर एग्जांपल्स, तो मुझे बताइए आप लोग. इज एवरीथिंग ओके एंड अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी ऑफ यू? आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज यार. येस, नो, मे बी, कुछ तो बोलोगे. समझ आया होगा या नहीं समझ आया होगा, दो ही सिचुएशन हो सकती हैं. क्वेश्चंस होंगे या नहीं होंगे, दो ही सिचुएशन हो सकती हैं. बताइए आप मुझे. यस मैम, समझ आ गया. Yes, so I'm receiving a response from Aditya, and we have got 12 more people. Apart from him, we have got 11 more people. So either others are not listening or they are not interested to answer. Notes, beta Puneet, I will give it to you on the WhatsApp. This particular PDF, I'll send it to you in the group also, or maybe I can create a Google Classroom online. You can guys collect the notes from that classroom also, online classroom. Okay मैम. लिंक मैं भेज दूंगी ग्रुप में. ठीक है पुनीत? और किसी को कोई इशू है बेटा? ये फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीटेड. एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग अराइजेस लेटर ऑन आल्सो, यू कैन कम बैक, यू कैन कॉल मी अप आल्सो, मे बी वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो टुमारो. ठीक है?
Yes, So ma'am. thank you so much for your time, everyone. Okay, take care. Bye bye. And be more alert, be more participative, every one of you. Thanks. Bye. Okay, ma'am. Okay, Bye, ma'am. Okay, ma'am.